हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत दिनों से मेरे बारे में जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, और अगर मैं कहीं सक्सेस हूँ तो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। यानी इस समय तो सबसे मेन टारगेट आप लोग का है कि लेखपाल का मैं स्ट्रेटजी दूँ। आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि लेखपाल प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी बताइए, मतलब कि कैसे हम प्रिपरेशन करें कि 60 दिन में हम लेखपाल बन सके, क्योंकि आपको मालूम है एग्ज़ाम में लगभग 60 दिन अब बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं पूरी बात बताने वाला हूँ। मैंने लेखपाल की तैयारी कैसे किया, बैक टू बैक कैसे 7 एग्ज़ाम्स क्रैक किया, यानी लगभग 1-2 साल के अंदर लगातार जो 7 एग्ज़ाम्स थे क्रैक किया। लेखपाल बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ा, लेखपाल भर्ती के लिए रामबाण किताब कौन सी है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मालूम है कोई भी टॉपर यही कहता है, कोई भी टीचर यही कहता है कि आप अपनी सोर्स जितने मिनिमम रखेंगे, सक्सेस के चांसेस उतने ही मैक्सिमम हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग को मालूम है, आप लोग बहुत से किताबों के बाउंडर में फंस जाते हैं, फिर आपका प्रिपरेशन खराब हो जाता है, आप एक भी पेज सही से याद नहीं कर पाते, दिमाग में नहीं फिट बैठता है, क्योंकि आपके मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाते हैं, आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक दिन में एवरेज इंसान 50 पेज पढ़ सकता है अगर 8-10 घंटे की पढ़ाई करता है तो। ठीक है, 50 पेज पढ़ने का मतलब ये है कि आपको यहाँ केवल रीडिंग करना है और थोड़ा सा उसमें समझना है। इसका मतलब ये रटना है, क्योंकि अब रट नहीं सकते हैं, रटने की कैपेसिटी अब नहीं रह गई किसी के अंदर। ठीक है, रटने का भी एक एज होता है, जब आप लोग स्कूलिंग में रहते हैं क्लास 10th वगैरह तब रटने की कैपेसिटी होती है, लेकिन उसका नेचुरल होता है कि आपकी रटने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, साइंटिफिक नेचर होता है, ये आप लोग जानते होंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल रीडिंग करना है, और एक दिन में एवरेज इंसान 50 पेज पढ़ सकता है, जिसमें से कुछ उसको नॉलेज मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यही है। तो आपको एक फिक्स किताब चाहिए, एक मतलब रामबाण किताब चाहिए, एक स्टैंडर्ड किताब चाहिए, जिसके थ्रू आप लेखपाल बन सकें। तो आज हम बात करेंगे 60 दिन में आप कैसे लेखपाल बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बताऊंगा तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, लोग हर चीज़ के लिए प्रूफ मांगते हैं, कुछ लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो यहाँ प्रूफ देना जरूरी हो जाता है। और वैसे विश्वास सच में नहीं करना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ हमेशा आप लोग से कि कोई अगर बिना प्रूफ के बात करे तो विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सामने वाला बंदा फेक हो सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ अपनी मतलब दिखाऊंगा पहले की मतलब मेहनत प्रयास की, मैंने क्या क्या किया था अपने लाइफ में, कितना स्ट्रगल किया, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम कैसे क्रैक किया। ठीक है, तो पहले मैं लेखपाल का स्ट्रगल दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ मेन टॉपिक आप लोग का लेखपाल का ही है, प्रेजेंट में लेखपाल भर्ती होने वाली है। फिर मैं बताऊंगा कैसे एसएससी एग्जाम्स क्लियर किया, कैसे रेलवे के एग्जाम्स क्लियर किया, मैं सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था कि मैंने गोरखपुर से लेखपाल भर्ती अप्लाई किया था, और वो भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट हुई थी, बहुत खुशी की बात थी। और लगभग जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर में उसका रिटर्न रिजल्ट आया था, फिर फरवरी मार्च में इंटरव्यू हुआ था, फिर आपका अप्रैल मई तक ज्वाइनिंग हो गया था। यानी कि चुनाव से बहुत पहले, 1 साल पहले ही ज्वाइनिंग हो गया था। 2017 में चुनाव था, और 2016 में ही हम लोग का ज्वाइनिंग हो गया था, 2015 में वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, मेरा फोटो सामने देख रहे होंगे। हम लोग बहुत ज्ञापन वगैरह दिए थे। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, अपनी मतलब हक के लिए खुद लड़ाई लड़नी पड़ती है। ठीक है, तो आपको खुद अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। लिखा है डीएम को ज्ञापन देने जाते अभ्यर्थी। देखिए, लेखपाल रिजल्ट घोषित करने की मांग, गोरखपुर। लेखपाल भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने डीएम को ज्ञापन देकर अंतिम परिणाम घोषित करने की मांग की है। गुरुवार को डीएम को दिए गए ज्ञापन में कहा कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार में सफल हुए थे। यानी वो 26 फरवरी से 1 मार्च कहने का मतलब है साक्षात्कार हुआ तो उससे पहले लिखित परीक्षा 13 सितंबर को ही हो चुका था। ठीक है, सफल हुए थे। अब तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है, इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मामले का संज्ञान लेते हुए शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित कराई जाए। तो हम लोग लगातार ज्ञापन वगैरह दिए थे 2-3 बार, तो फिर जाके हम लोग को कुछ रिजल्ट मिला। ज्ञापन देने वालों में भारती विनय कुमार, विनय यादव। तो विनय यादव यहाँ मेरा नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, मेरा ऑफिशियल नाम विनय यादव ही है, बस मैं यूट्यूब पे आप लोग मुझे विनय निर्भीक के नाम से जानते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर गौरव पाल, कृष्णानंद श्रीवास्तव, अमृत सिंह, वीरेंद्र यादव, मनोज, दिनेश सिंह, दिलीप कुमार, भोलो सिंह आदि आदि लोग थे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नाम, डिटेल इन्फॉर्मेशन। बाकी आगे में प्रूफ दिखाया तो यहाँ फोटो अगर सही से नहीं पहचान पाते हैं तो ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर दोबारा हम लोग ज्ञापन दिए थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरा फोटो। ठीक है, जैसे गोरखपुर को लीड मैं ही करता था, गोरखपुर कैंडिडेट्स को। देखिए बीच में मेरा फोटो है। ठीक है, पहचान सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैंने सन ग्लास भी लगाया है। ठीक है, तो ये देखिए, तो अब उम्मीद हो गया होगा कि हाँ मैं रियल हूँ, फेक नहीं हूँ। यहाँ नीचे लिखा भी है, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, क्योंकि उस टाइम क्या था, इंटरव्यू के बाद लोग रिजल्ट जारी नहीं कर रहे थे, और उससे पहले लोग इंटरव्यू नहीं करा रहे थे। मतलब हम लोग कई बार ज्ञापन दिए थे, इसलिए परेशान हुए थे। तो पहले एक अलग ट्रेंड होता था अपना मतलब हक जताने का और अपना एक प्रोटेस्ट करने का, और अब के ज़माने में क्या हो गया है, किसी को कुछ भी करना होता है,
केवल ट्विटर कैंपेन चलाता है। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो अपने हक के लिए लड़ना होगा, मैदान में उतरना होगा, आपको एक जोशीला इंसान बनना होगा। आप युवा हैं, देश के युवक हैं, ठीक है, तो आप एक युवा नागरिक हैं, तो आपको ऐसे घर में बैठ के ट्विटर ट्विटर नहीं खेलना होगा। इससे कभी भी कोई गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी बात को नहीं सुनेगा। आपको फील्ड में उतरना ही होगा। कोविड का जब बहाना था तब बहाना था, इस समय कोविड डाउन है। आपको अगर इस समय कोई डिमांड करना है गवर्नमेंट से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे आप रेलवे की बात कर ले, यूपीटीसी से कहीं बात कर ले, आपको फिजिकल प्रोटेस्ट करना ही होगा। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप तोड़ फोड़ करें। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है हम उसका इस्तेमाल करें। ये हम आपसे हमेशा कहते हैं, यानी शांतिपूर्वक। देखिए हम भी लोग शांतिपूर्वक किए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, ज्ञापन भी दिए, फोटो खिंचवाई, न्यूज़पेपर में सब कुछ आया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं कि मैंने लेखपाल की तैयारी कैसे किया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेखपाल भर्ती जो जुलाई में आया हुआ था, और उसी टाइम किस्मत से मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम। मेरे ख्याल से मैं 22 जून को कोचिंग ज्वाइन किया था। मैंने महेंद्र ज्वाइन किया था। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। एक आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मेरा, मैं बता रहा हूँ लक फैक्टर कि उसी टाइम मैंने महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था, लगभग 22 जून से। और महिंद्रा में पहले 3 महीने कोर्स चलते थे, शायद अभी भी 3 महीने के कोर्स चलते, मुझे नहीं मालूम है। मैंने लाइफ टाइम कार्ड लिया था, बट अब ज्वाइन नहीं किया, अभी दोबारा कभी नहीं किया। तो मैंने 22 जून से 22 सितंबर तक का कोर्स लिया हुआ था, और उसी बीच 13 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था। तो वहाँ से मेरा क्या मेन फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स, मैथ्स के शॉर्टकट। जैसे मैथ्स रीजनिंग तो मुझे पहले से आते थे, बट मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था उससे पहले। हाँ, मैंने उससे पहले एक एग्जाम क्लियर किया था, एसएससी स्टेनोग्राफर का 2014 वाला। तो आप जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम काफ़ी ईजी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेरे लाइफ का फर्स्ट एग्जाम वही है जिसे मैंने क्लियर किया था 2014 में, ठीक है। तो वहाँ से मेरा मतलब जर्नी स्टार्ट हुआ था कंपटीशन का। तो 2014 में मैंने वो पास किया, और 2015 में उसके बाद फिर ये लेखपाल भर्ती आई थी, तो इसे मैंने पास किया। इसके बाद मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, बहुत ज़्यादा फेम मिला पब्लिक में, ठीक है। इससे पहले स्टेनोग्राफर था, तो वहाँ पे मैंने क्या हुआ, शॉर्ट हैंड में बाहर हो गया। मतलब ट्राई किया था वहाँ भी, भले कुछ प्रैक्टिस नहीं था, मैंने ट्राई किया था, ठीक है। क्योंकि मतलब कि एक बार देखना चाहिए, जब नया आदमी रहता है ना, जब नया नया कोई जाता है, कोई एग्जाम क्लियर करता है, बहुत खुशी होती है। तो मैं सोचा आगे देखता हूँ आगे क्या होता है, बट मैंने कुछ नहीं कर पाया, मैं शॉर्ट हैंड में बाहर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद मेरी लेखपाल की बारी आई, और मैंने बताया तत्काल वही कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था। तो वहाँ से मुझे मैथ्स और रीजनिंग में बहुत हेल्प मिला, जबकि आपको मालूम है रीजनिंग लेखपाल के सिलेबस में नहीं है। तो मैं एक बार लेखपाल का पैटर्न समझा देता हूँ। इस बार पैटर्न कुछ चेंज भी हो सकता है, बहुत से लोग बहुत सी अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि मैं 2 साल पहले से लगातार बोल रहा था कि लेखपाल की वैकेंसी जून 2021 से पहले नहीं आएगी। आप मेरा वीडियो ये देख सकते हैं, मेरे होम बटन पे है, होम पेज पे है यूट्यूब के। मैं बहुत पहले से बोल रहा था। क्यों? क्योंकि मैं डिपार्टमेंट फ्रेंड्स, मुझे इन्फॉर्मेशन है कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुछ लोग इसे विश्वास नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो अब प्रूफ मिलने के बाद विश्वास कर ले कि हाँ मैं सही बोलता था, ठीक है। तो मैं शुरू से बोल रहा था कि वैकेंसी नहीं है, अब वैकेंसी वही जून 2021 के बाद ही आ रही है। मैं 2019 से लगातार ये बात बोल रहा था। तो जब उस टाइम हम लोग का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, तो उस टाइम भी 100 क्वेश्चन ही थे, लेकिन मार्क्स 80 थे, 20 मतलब 80 थे, और 20 मार्क्स का इंटरव्यू था। तो कैसे था, तो एक क्वेश्चन का 0.8 मार्क्स था, और उस टाइम शायद निगेटिव मार्किंग नहीं था। जी हाँ, उस टाइम निगेटिव मार्किंग नहीं था। उस टाइम 100 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चंस मैथ के थे, 25 क्वेश्चंस आपके जीएस के थे, यानी जनरल अवेयरनेस वगैरह के, और 25 क्वेश्चन हिंदी के थे, 25 क्वेश्चन आपके ग्रामीण परिवेश के थे, यानी विलेज डेवलपमेंट वगैरह का था, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 0.8 मार्क्स पर क्वेश्चन का था, यानी 80 मार्क्स का पेपर था। तो वहाँ पर मेरा स्कोर बना हुआ था मेरे ख्याल से 62-3 के आसपास कुछ बना हुआ था। अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आप लोग कुछ काउंट कर लीजिएगा। शायद मेरा कितना बना हुआ था, 78 क्वेश्चन या कुछ बना हुआ था। तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब कि मैं वहाँ पे अच्छा स्कोर किया था। और वहाँ पे उसके बाद हम लोग का इंटरव्यू भी हुआ था। इंटरव्यू में बहुत परेशान था उस टाइम, मेरे फादर तबीयत खराब था, मैं हॉस्पिटल वगैरह में था मतलब लगातार, लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यू देने गया, और किसी तरह मतलब वहाँ से सफल भी हुआ, ठीक है। तो इंटरव्यू बात अलग है, आप तो इंटरव्यू है नहीं, उसे आपको पहचानने की जरूरत, समझने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि मैंने बैक टू बैक 7 एग्जाम्स कैसे क्रैक किया। तो मैं बताया फ्रेंड्स, उस टाइम मैंने ज्वाइन किया था वो, ठीक है, महिंद्रा कोचिंग। तो 3 महीने के कोर्स होती है। तो मैं लेखपाल एग्ज़ाम दिया, फिर 7-8 दिन और मेरा क्लास बचा हुआ था, लगभग 9 दिन, क्योंकि 22 जून से मैं स्टार्ट किया था। तो 22 सितंबर तक चला था वो, ठीक है। तो 7-8 दिन और मेरा कोर्स बचा हुआ था, मैं ज्वाइन के उसे कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे बैक टू बैक एग्जाम्स क्लियर होने स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद हमारा 2016 में CHSL था, 2016 में CGL था, 2016 में MTS था। आप काउंट करते रहिए, 2 एग्जाम पहले हो चुका था, स्टेनोग्राफर लेखपाल, फिर 2016 में CGL, CHSL, MTS, 5 हो गए।
और फिर 2016 में आपका यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट था, यहाँ भी मैंने टाइपिंग में बाहर हो गया, मतलब देना ही था ना, मतलब समझे वही, मतलब लेखपाल में हो चुका था तो वहाँ टाइपिंग देने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर आपका आरआरबी एनटीपीसी था, तो वहाँ भी मैं सीबीटी 2 देने नहीं किया था, आपको मालूम होगा, ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाया था। मतलब बैक टू बैक उस टाइम मैंने 7 एग्जाम्स क्लियर किए थे। फिर उसके बाद मैंने हार नहीं माना, मैं सोचा कि अगर मैं एग्जाम्स देना छोड़ देता हूँ तो मेरे प्रिपरेशन में ब्रेक लग जाएगा, अगर मैं कहीं भी किसी बड़े वैकेंसी के लिए, किसी बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने एग्जाम देना नहीं छोड़ा। फिर मैंने 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम दिया, वहाँ भी मैंने अच्छा स्कोर किया, आपको बताया ही था, ठीक है। तो वहाँ भी मैंने लास्ट में ज्वाइन नहीं किया, ये आपको मालूम होता, ठीक है। तो वहाँ मैं ज्वाइन कर सकता था क्योंकि ग्रुप डी में कुछ अच्छे पोस्ट होते हैं जो लेखपाल से अच्छे माने जा सकते हैं, क्योंकि एक बात आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि जो लोग जिस डिपार्टमेंट में होते हैं वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते, उस डिपार्टमेंट पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ लोग लगता है ग्रुप डी खराब है, बट ग्रुप डी में कुछ ऐसे ऐसे पोस्ट हैं कि जिनका कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ था, बट वो नहीं मिले, ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया, ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो मैं मतलब कि यही कहूँगा कि मेरे सक्सेस में जो भी है, मतलब कि महिंद्रा कोचिंग का हाथ है, और मतलब कि एक अपना खुद का डेडिकेशन भी है, क्योंकि सबको तो मतलब डायरेक्शन तो मिलता ही है, एक मतलब टीचर तो हमेशा हेल्प करता है सभी का, लेकिन सभी सक्सेस नहीं होते हैं, तो आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना होगा। तो अगर हम बात करें कि मतलब हमारी तैयारी कैसे हुई थी, स्पेशली अगर हम लेखपाल की अब बात करें तो फ्रेंड्स लेखपाल के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस टाइम केवल एक बुक लिया था, यानी रामबाण किताब बताने वाला हूँ, केवल वो एक बुक। अभी समय उसका थोड़ा फोटो वगैरह चेंज हो गया होगा, मार्केट में नहीं आया, उस टाइम कुछ और बुक मतलब था दिखने में, ठीक है, मैं दिखाया था वो बुक। तो ये बुक देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बुक था फ्रेंड्स यूथ कंपटीशन टाइम्स का, ठीक है, उस टाइम आया हुआ था इसका बुक। और मुझे मतलब कि तभी से मैं इस पब्लिशर का फ़ैन हो गया, इस पब्लिकेशन का फ़ैन हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आप लोग के लिए बताना चाहता हूँ कि यूपी के किसी वैकेंसी के लिए और खास करके यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है, बेस्ट पब्लिकेशन माना जाता है, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस में भी बहुत अच्छा है माना जाता है। लेकिन अभी के लिए फ्रेंड्स, अगर इस साल के लेखपाल वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स, तो आप एक बुक पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी गूगल से इसका फोटो लिया है, मिल गया है लगभग वैसा ही, ठीक है, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ था। और मतलब कि उस एग्ज़ाम में फ्रेंड्स डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। मेरा यही एक बुक था, और एक साथ कोई दूसरा बुक था, उसमें ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दिया था। और थोड़ा सा मैं लूसेंट देखा था जीएस वगैरह के लिए, क्योंकि लूसेंट तो वैसे ही रामबाण होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले लूसेंट जरूर कवर करें एक बार। लूसेंट में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, स्पेशली आपको क्या करना है, हिस्ट्री वाला पार्ट जरूर वहाँ कवर करना है, क्योंकि जीएस में हिस्ट्री ज़्यादा आता है। और थोड़ा सा ज्योग्राफी वगैरह देख सकते हैं, बांध नदी वगैरह, और फिर ये जो होते हैं टाइगर रिजर्व वगैरह, ये सब जो भी होते हैं कहाँ पे कितने, ये सब जानना जरूरी होता है। तो आपको ये सब जरूरी है, ठीक है, यानी लूसेंट और ये, और इसके साथ आप करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं। जैसे मेरा शुरू से जीएस वीक रहा है, तो मैं करंट अफेयर्स फोकस उस टाइम ज़्यादा नहीं किया था। मेरा क्या था, मैथ्स बैकग्राउंड था, मैथ्स मेरा अच्छे से प्रिपेयर हो चुका था कोचिंग की वजह से, तो मैं मैथ वहाँ पे 25 में 24 करके आया था। एक क्वेश्चन मेरा इसलिए छूट गया था क्योंकि उस टाइम शायद मिक्सचर का क्वेश्चन था या कोई और क्वेश्चन था, मेरे कोचिंग में वो अभी लेसन कराया नहीं गया था। मैं बताया ना, अभी 9-10 दिन का मेरा क्लास बचा हुआ था, तो वही एक लेसन अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए 25 में से 24 क्वेश्चन मैं वहाँ करके आया था, ठीक है। वही मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, मुझे मतलब थोड़ा सा बुरा लगा कि वो एक क्वेश्चन भी मैं कर लिया होता तो मेरा 25 में से 25 मैथ हो गया होता, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाया था। तो यानी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मतलब एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और आपका मतलब अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और इसका एक और फायदा, अगर मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो आपका जीएस थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को जीएस में थोड़ा मन लगता है पढ़ने में, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ से होते हैं, ठीक है। तो मैं जीएस थोड़ा नहीं पढ़ पाता हूँ, उसे मतलब मुझे डर लगता है, बहुत दूरी बनाता हूँ, ठीक है। और यही कारण है कि मुझे रेलवे के एग्जाम्स ईजी लगते हैं, क्योंकि यहाँ साइंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो और लेकिन और बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर हम मतलब सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, सब कुछ जीएस ही जीएस है, इसलिए मैंने आज तक कोई सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, चाहे स्टेट पीएससी चाहे सेंट्रल पीएससी, ठीक है। तो अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं कर पाया, बस प्रयास जारी है, देखते हैं कब क्या होता है आगे, ठीक है। वो आगे की बात है, आगे कोई नहीं जानता है कब क्या होने वाला है, लेकिन प्रयास आपको भी जारी रखना चाहिए अपना, ठीक है। तो मतलब ये बुक मेरा इंपॉर्टेंट था। फिर लूसेंट तो आप सब लोग जानते हैं, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। अब बात करें आप 60 दिन में कैसे लेखपाल बन सकते हैं, ठीक है। आपको एक बात और मालूम होगा फ्रेंड्स, मैं 2 साल पहले लेखपाल का क्लास स्टार्ट किया था अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। लेकिन जब आप लोग वहाँ एक्टिव नहीं रहे, आप लोग को पता चला कि वैकेंसी अभी नहीं आएगी, 2 साल बाद आएगी, तो आप लोग क्लास अटेंड करना छोड़ दिए, तो फिर मैं वो क्लासेस लेना बंद कर दिया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे कि मुझे क्लास स्टार्ट करने की जरूरत है या नहीं है। मैं स्पेशली ग्रामीण परिवेश की क्लास चलाऊंगा, बाकी क्लास कोई जरूरत नहीं है खास, बाकी क्लासेस तो आपको कहीं मिल जाएंगे, किसी बुक मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट इसमें ग्रामीण परिवेश का है, जो अदर किसी बुक में जल्दी नहीं मिल पाता है, और अदर किसी को उतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि ये एक अलग ही इसका सिलेबस होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे क्लास स्टार्ट करना चाहिए नहीं स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो
मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। बाकी क्लासेस तो आपके इसी यूट्यूब चैनल चलेंगे बिल्कुल फ्री, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। अब मैं बताऊँ कैसे आप 60 दिन में लेखपाल बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे मेन आपका क्वेश्चन यही रहता है कि स्ट्रेटजी में शेयर करूँ। तो स्ट्रेटजी फ्रेंड्स यही है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने सोर्स को मिनिमम रखना है। यानी कि मैं जैसे बुक्स बताया ना कि आपके पास एक ये यूथ की बुक होनी चाहिए, ठीक है, फिर एक लूसेंट की बुक होनी चाहिए, एक करंट अफेयर्स की कोई ईयरली बुक होनी चाहिए। आप स्पीडी का ले सकते हैं या फिर आप परीक्षा मंथन का ले सकते हैं। परीक्षा मंथन थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, पीसीएस वगैरह के लिए होता है, लेकिन अच्छा रहेगा वो भी, क्योंकि लेखपाल है। लेखपाल का पोस्ट इजी नहीं है, आपको मालूम है लेखपाल का मतलब वैल्यू ज़्यादा होता है अपने यूपी में। तो आप समझ सकते हैं, आप कोई भी मतलब एक ईयरली बुक ले सकते हैं। मंथली मत लीजिएगा, मंथली बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। एक ईयरली मैगजीन कोई ले लीजिएगा। और ये यूथ का तो रहेगा ही रहेगा, लूसेंट रहेगा ही रहेगा। और अगर आपको मैथ्स वीक है आपका, तो मैथ्स के लिए स्पेशली आपको कहीं क्लास लेना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन कहीं यूट्यूब पे, या फिर ऑफलाइन कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, या फिर ऑफलाइन किसी अपने सीनियर से, भैया दीदी जो भी हो उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स है बिना गुरु के नहीं आ सकता है। मैथ्स आप किताब से केवल नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आप मैथ्स की किताब की बात करें तो मैथ्स के लिए आप एस.डी. यादव का किताब ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक होता है वो। ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, पूरा बेसिक से एडवांस तक समझाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैथ्स आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा अगर मैथ्स बैकग्राउंड आपका नहीं है तो। बाकी आपको क्या चाहिए, यूथ का ये बुक चाहिए, लूसेंट का बुक चाहिए, एक करंट अफेयर्स की बुक चाहिए। ये 3 जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट के 1 महीने आपको क्या करना है, घटना चक्र का प्रैक्टिस लगाना है और यूथ का भी एक प्रैक्टिस लगाना है। 2 प्रैक्टिस लगाना है, या फिर अगर एक भी कोई लगा लेते हैं, घटना चक्र चाहे यूथ का, तो आपके लिए वो सफिशियंट होगा। मान लीजिए तो बुक हो गया ना, सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर दिखाए, चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो अलग हो गया, पहले से आपको पढ़ना है, इसमें स्पेशली ग्रामीण जानकारी के बारे में दिया हुआ है, लेकिन बाद में प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 60 दिन बचा हुआ आपके पास, मैं बताता हूँ स्ट्रेटेजी अब कैसे आपको क्या करना है। तो जब 60 दिन बचा हुआ है तो आपको इस 30 दिन में अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है, और सबसे स्पेशल फोकस आपको ग्रामीण जानकारी पे होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा, ग्रामीण परिवेश वाले में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रहेगा। वहीं से आप क्या है, बाकी लोगों से अलग साबित हो सकते हैं। बाकी लोग जानकारी तो बाकी सभी लोगों के पास है, लेकिन ग्रामीण परिवेश अलग है, इसलिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। इस पर सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है। तो इस 30 दिन में आपको ग्रामीण परिवेश का सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे कि आज मान लीजिए आज 7 सितंबर है, यानी 7 अक्टूबर तक आपको टारगेट रखना है कि आपको ग्रामीण परिवेश और फिर जीएस के जितने पार्ट हैं, हिंदी के जितने पार्ट हैं और मैथ्स सब कुछ कंप्लीट कर लेना 1 महीना में। इसका बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं होता है, आप पुराना सिलेबस उठा के देख सकते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1 महीना में ये सब आपको कवर कर लेना है, और कम से कम आपको 7-8 घंटे की पढ़ाई करनी ही होगी, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग सिलेबस ज़्यादा है, वैसे सिलेबस काफ़ी कम देखा जाए, लेकिन फिर भी अगर टाइम के हिसाब कंपेयर किया जाए तो सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको 7-8 घंटे की पढ़ाई हर हाल में करनी ही होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप 7-8 घंटे की पढ़ाई करते हैं, ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, तो आपको लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आपको 7 अक्टूबर तक अपने सिलेबस को हर हाल में कवर करना ही करना है। लूसेंट, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, मार्केट बुक आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं गूगल से फोटो लिया, मिल गया है। ठीक है, तो आ ही गया होगा मार्केट में। और फिर आपका एक कोई करंट अफेयर्स, और अगर मैथ्स एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं, नहीं नॉलेज, तो मैथ्स का एक्स्ट्रा बुक ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से, मैथ्स आपको आता है, तो केवल प्रैक्टिस सेट से ही काम चल जाएगा। तो 1 महीने में अगर आपका सिलेबस से सब कंप्लीट हो जाता है। अभी आप रीजनिंग चेक करो, मत पढ़िएगा, क्योंकि अभी तक सिलेबस वाले कुछ ऐसा बताया नहीं किया है। मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि रीजनिंग भी इसमें ऐड हो रहा है, बता दूंगा। मेरे ख्याल से रीजनिंग ऐड नहीं होगा, और जो 25-25 क्वेश्चन थे 20-20 नंबर के, वही 25-25 नंबर के हो जाएंगे, यानी ये क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा। अभी तक 0.8 का था। ठीक है, तो शायद रीजनिंग ना ऐड हो, तो बाद का मैटर, वो बाद देखा जाएगा, वो कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वो तो बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है रीजनिंग, उसके लिए किसी बुक की खास जरूरत नहीं होती है। तो 1 महीने आपको सिलेबस कवर करना है, फिर उसके बाद 1 महीने आपको केवल प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। अगर आप कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आप समझिए उस्ताद बन गए इस चीज़ के। फिर आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता इस भर्ती से, आप लेखपाल बन के रहेंगे। और आप जानते हैं इस बार इंटरव्यू भी नहीं है, यानी आपको रिटन एग्जाम पे सबसे अधिक फोकस करना है, ताकि आप क्या है, रिटन सबसे अधिक मतलब वही केवल बचा ही है। तो आपको केवल यही एक टारगेट बनाना है कि मुझे इस बार लेखपाल बनना है, तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वाकई में लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपका एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, आपका एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मन से पढ़ाई करना चाहते हैं, अभी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपको क्या करना होगा, सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज करना होगा, योगा वगैरह करना होगा, इससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। ठीक है, योगा क्या, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। यानी अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं डेली और 5 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर आपका दिन भर बहुत फ्रेश रहेगा।
और आपकी पढ़ाई में मन भी लगेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और बाकी करंट अफेयर्स का कोई मैगजीन में बोल ही दिया है, एक ले लीजिए, और बाकी 2-3 बुक जो मैं बताया हूँ ये कवर कर लीजिए। फिर उसको प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा पहले से। फिर आपको कोई भी लेखपाल बनने से नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर हेल्पफुल साबित हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हेल्पफुल साबित हुआ है नहीं हुआ, और लाइक डिसलाइक के माध्यम से बता सकते हैं कितना हेल्पफुल हुआ, कितना अनहेल्पफुल, मतलब हेल्पफुल नहीं है, ये भी बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, ताकि बाकी लोगों तक ये स्ट्रेटजी पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।